चैनल लीड योर लाइफ। लीड योर लाइफ के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर। I am Dr. Monica Gupta. I am third generation homeopath of my family and working as medical officer under Bihar government. टाइमलाइन के अनुसार कोरोना वायरस यानी कोविड-19 का जो मैंने डे आप लोगों के साथ डिस्कस किया था वो मैंने डिस्कस किया था डे 1 से लेके डे 5 तक का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डे 1 से लेके डे 3 जो है आपका वो आपका इन्फेक्टिव स्टेज है यानी रेप्लिकेशन का स्टेज है, जिसमें वायरस बहुत तेज़ी के साथ रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है और आपके बॉडी के अंदर जो सिम्टम्स नज़र आते हैं वो जनरल फ्लू के सिम्टम्स नज़र आते हैं और उस वक्त पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि आपको फ्लू है या कॉमन कोल्ड है या फिर कोविड का इन्फेक्शन है। तो मैंने ये सारा बात उस वीडियो में डिस्कस किया था। आप चाहते अगर हैं तो पिछले वीडियो को देख के आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। डे 1 से 3 जो है वो रेप्लिकेशन का स्टेज है, मैंने आपको बताया। उसके बाद का जो स्टेज है वो आपका इन्फ्लामेटरी स्टेज है, जिसमें आपका बॉडी जो है वो एक ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी कंडीशन में चला जाता है। इन्फ्लामेशन की प्रक्रिया आपके अंदर स्टार्ट हो जाती है और उसके अंतर्गत क्या होता है कि जो आपका जो वायरल इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट में जो इम्यून सेल्स है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और कभी कभी क्यों एक्टिव हो जाते हैं? क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करना है। किसके अगेंस्ट में? ये वायरस जो आपके बॉडी के अंदर इंटर किया, एंटीजन जिसे कहते हैं, इस एंटीजन के अगेंस्ट में बॉडी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करने लगता है और उसी कारणवश में क्या होता है कि हमारा बॉडी एक ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी कंडीशन में चला जाता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन होने के कारण ये ऑटो इम्यून सेल्स जो हमारा है शरीर का वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटेड हो जाते हैं, जिसके कारण क्या है कि साइटोकाइन स्टॉर्म क्रिएट हो जाता है बॉडी के अंदर। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में साइटोकाइन स्टॉर्म के बारे में भी डिस्कस किया है। आप चाहते हैं अगर इसके विषय में जानकारी लेना तो मेरे प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो आपको इसकी जानकारी भी मिल जाएगी। तो मैं यहाँ इस वीडियो में बताना चाह रही हूँ कि साइटोकाइन स्टॉर्म भी क्रिएट हो सकता है, जिसके कारण बॉडी में बहुत ज़्यादा आपका खुद का सेल भी डैमेज हो जाता है। तो आइए पहले बात करते हैं कि डे 6 और डे 9 के बीच में क्या क्या होता है आपके शरीर में और आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। डे 5 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ ऑफ द कोरोना वायरस है, यानी कि यही डिटरमाइन करेगा कि आप रिकवरी के स्टेज में जाएंगे या आपके अंदर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा जो हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं वो इन्हीं दिनों होते हैं, यानी डे 6 से डे 9 के बीच में ही होते हैं। अगर डे 9 तक आप हॉस्पिटलाइज अगर नहीं हुए, आपको इसकी नौबत नहीं आई, तो उसके आगे बहुत कम चांसेस है कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी देखा जा रहा है कि डे 6 से डे 9 तक भी में ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? इसका कारण यही है कि उन्होंने जिन लोगों ने अपने डे 5 को नहीं पकड़ा, अपने निमोनिया के कंडीशन को नहीं पकड़ा, उन्होंने इसे नेग्लेक्ट कर दिया। वो अगर ये सोचे कि मैं घर में ही इसका ट्रीटमेंट कर लूँगा, कोई दवा खा के अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा लूँगा, और इस नेग्लिजेंसी के कारण अगर वो हॉस्पिटल में नहीं गए, कंसल्टेंसी में नहीं गए डॉक्टर के, तो ये सब कारण है जो बाद में जो डे 6 से डे 9 में उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जा रही हैं। 6th डे आपको क्या मॉनिटर करना है? 3 चीज़ आपको मॉनिटर करनी है। एक तो कहीं आपको हाइपोक्सिया तो नहीं है, तो आप ये कैसे मॉनिटर करेंगे, कैसे जानेंगे? तो आपको 6 मिनट वॉक टेस्ट करना है और आप ये जान पाएंगे कि 6 मिनट वॉक टेस्ट करने के बाद आपका जो ऑक्सीजन लेवल है, ऑक्सीजन सेचुरेशन है, वो आपका 4 पॉइंट घट तो नहीं रहा है। अगर 4 पॉइंट नहीं घट रहा है या घट रहा है अगर, तो आप जानेंगे कि मैं हाइपोक्सिया के कंडीशन में, यानी कि मेरी जो ऑक्सीजन कैपेसिटी है वो कम है और आपको ऐसे कंडीशन में हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है और आपको डॉक्टर की सलाह लेने की भी ज़रूरत है। सेकंड, आपको क्या मॉनिटर करना चाहिए 6th डे? तो 6th डे आपको मॉनिटर करना चाहिए अपना CRP वैल्यू, यानी कि आपका इन्फ्लामेटरी जो ब्लड वैल्यूज़ है वो आपको मॉनिटर करना है। यानी कि 5th डे आपने ब्लड टेस्ट कराया अपना, उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो 6th डे आ जाएगा। तो 6th डे आपको देखना है कि आपका CRP लेवल कहीं बढ़ा तो नहीं है, आपका जो D डाइमर है वो कहीं बढ़ा तो नहीं है। CRP जो है वो 26
6 से एबव नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप तुरंत आप हॉस्पिटल जाइए और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। उसके बाद आपको मॉनिटर करना है कि आपका जो पल्स है वो ठीक है कि नहीं, टेम्परेचर कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं है, कहीं आप निमोनिया के कंडीशन में तो नहीं जा रहे हैं। तो निमोनिया के कंडीशन में जाने के लिए जो जो सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं वो आपको मॉनिटर करना है। यानी कि क्या क्या मॉनिटर करना है, एक तो आपने ब्लड टेस्ट मॉनिटर किया, अपना हाइपोक्सिया मॉनिटर किया और अपना CRP लेवल और डी डाइमर मॉनिटर किया। डी डाइमर अगर आपका बढ़ रहा है, इट मीन्स डैट कि आपका ब्लड क्लॉटिंग भी आपके शरीर में, खून के थक्के आपके बॉडी के शरीर में कहीं जमने स्टार्ट हो गए हैं या जम सकते हैं। तो आपको इसके लिए अपने डॉक्टर्स जो फिजिशियन है आपके, उससे कंसल्ट कीजिए और अगर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है तो हॉस्पिटलाइज ज़रूर होइए। वायरस एक प्रकार का डाकू है जो हमारे शरीर में इंटर करके हमारे बॉडी को बिल्कुल ही क्षतिग्रस्त कर देता है। हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स हैं उसको बहुत ही डैमेज करता है। तो लेकिन इसका जो ड्यूरेशन है वो 9 दिनों के बाद हमारे शरीर में नहीं रहेगा। 9 दिनों तक ही इसका समय है, हमारे बॉडी के अंदर ये 9 दिनों तक ही रहेगा। तो 9 दिनों तक ये हमारा रहेगा, उसके बाद तो ये निकल जाएगा। लेकिन ये 9 दिनों तक जो हमारे अंदर ये रहेगा तो ये करेगा क्या, हमारे सेल्स को बिल्कुल डैमेज करेगा, हमारे इम्यून सेल्स का, और इसका एक लड़ाई अंदर चलती रहती है और जिसके कारण बहुत ज़्यादा डैमेज हमारे सेल्स को ये कर देता है। और इसकी वजह से जो कंडीशन अंदर पैदा होता है, इन्फ्लामेशन जो पैदा होता है, उसको ही भरपाई करने के लिए, ठीक करने के लिए, रिकवरी तक पहुंचने के लिए बहुत दिन लग जाते हैं। यानी कि 9 दिन के बाद एक रिकवरी स्टेज स्टार्ट हो जाती है। मैंने आपको क्या बताया कि डे 3 के बाद जो डे 9 है ये आपका इन्फ्लामेटरी स्टेज है। इन्फ्लामेटरी फेज जब खत्म हो जाता है तो आपका रिकवरी फेज स्टार्ट होता है। तो वो कब से स्टार्ट होगा, यानी कि डे 9 के बाद आपका रिकवरी स्टार्ट हो गया। लेकिन ये रिकवरी इतनी आसान नहीं है। अगर ये रिकवरी स्टेज में आपका बॉडी चला गया तब तो ठीक है, यानी कि आपका सब चीज़ नॉर्मल होते चला जाएगा, आपका CRP लेवल घटते चले जाएंगे, डी डाइमर लेवल घटते चला जाएगा, आपका जो इम्यून जो ब्लड का सेल्स था, यानी कि आपका जो प्लेटलेट्स घटा हुआ था वो आपके बढ़ जाएंगे, आपके स्नोफिल्स जो घट गए थे वो आपके बढ़ जाएंगे। तो ये सारे वैल्यूज़ आपके नॉर्मल होते चले जाएंगे। कब, जब आपका बॉडी रिकवरी फेज़ में चला जाएगा तब। लेकिन रिकवरी फेज़ स्टार्ट होने के बावजूद भी आपका बॉडी रिकवरी में नहीं गया और इन्फ्लेमेशन परसिस्ट करते रहा आपके बॉडी के अंदर, तो क्या क्या हो सकता है। तो वही आप कहेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर सिम्टम्स नज़र आने लगेंगे। कैसे कि आपका फीवर कंटिन्यू कर सकता है, हाई ग्रेड फीवर कंटिन्यू कर सकता है, आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं हो सकता है कि आपको डिजीनेस आए, आपको वर्टिगो आए, यानी चक्कर आ सकते हैं, हेडेक रह सकता है, गला में खराश रह सकती है, आपको कफ परसिस्ट कर सकता है यानी खांसी रह सकती है, कान में दर्द, चेहरे पे सूजन और दर्द रह सकता है। देन आपको आँख की लालिमा परसिस्ट कर सकती है या फिर नया से भी आ सकता है। चेस्ट में भारीपन और दर्द रह सकता है, पूरे बॉडी में बॉडी एक रह सकता है, पूरे बॉडी ही नहीं कमर के हिस्से में ज़्यादा दर्द महसूस होता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा, फैटिग महसूस होती है और एंग्जाइटी बेचैनी बहुत ज़्यादा रहती है। ये सारे सिम्टम्स नज़र आएंगे और पेशेंट अगर रिकवरी स्टेज में नहीं गया है, कॉम्प्लिकेशंस उनकी बहुत बढ़ गई है, तो पेशेंट एक टॉक्सिक कंडीशन में आपको नज़र आएगा, यानी कि बहुत ही बेचैन और बहुत एंग्जाइटी उसका से भरा हुआ उसका चेहरा और उसका एटीट्यूड रहेगा। और साथ में मेंटल स्ट्रेस के साथ में डिप्रेशन भी आपको देखने को मिल सकती हैं। डिप्रेशन के साथ में वो बहुत ही, अगर वो पहले से भी डिप्रेशन का शिकार है तो ये कंडीशन इन्हेंस भी हो सकती है। तो ये सारा चीज़ जो है वो डे 9 के बाद यानी डे 10 से लेकर 14 तक में कंटिन्यू कर सकता है और इसके बाद भी कंटिन्यू कर सकता है। अगर वो प्रॉपर, अगर जल्दी वो ठीक नहीं हो पाया, रिकवरी नहीं हो पाई उस पेशेंट की, तो पोस्ट कोविड सिम्टम्स हमको देखने को मिल सकते हैं डे 14 के बाद भी, जो कंटिन्यू कर सकता है 1.5 महीने तक, 2 महीने तक, 2.5 महीने तक, 3 महीने तक भी कुछ सिम्टम्स परसिस्ट कर जाते हैं। डे 9 के बाद आप इन्फेक्शियस नहीं रह जाते हैं। डे 9 के बाद अगर आपके सिम्टम्स नहीं परसिस्ट कर रहे हैं, आप स्वस्थ हैं, आपकी SpO2 लेवल जो है वो फॉल नहीं कर रही है, आप हाइपोक्सिया के कंडीशन में नहीं है, आपके कोई भी सिम्टम्स परसिस्ट आप में नहीं कर रहा है, यानी कि फीवर नहीं है, कफ नहीं है, कोई भी सिम्टम्स जो मैंने आपको प्रीवियस बताया वो सब लक्षण आपको नहीं नज़र आ रहे हैं, तो आप अपना काम भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और
रहा बात टेस्ट का, तो जो RT-PCR टेस्ट है वो 9 दिनों के बाद भी पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन आप इन्फेक्शियस नहीं है, इस बात की जानकारी आप रखिए कि आप किसी को इन्फेक्शन नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर सिम्टम परसिस्ट कर रहा है तो आपको अपना क्वारंटाइन पीरियड जो चल रहा है आपका, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी डे 10 से लेकर डे 14 के बारे में। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर लगता है कि ये वीडियो और भी लोगों को लाभान्वित करेगा तो इसे अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने इंस्टाग्राम, अपने यूट्यूब पोस्ट पर ज़रूर पोस्ट कीजिए, या कहीं भी आप सोशल मीडिया से अटैच हैं तो उस पर इस वीडियो को ज़रूर पोस्ट कीजिए। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को मिलते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। इन्हीं सब बातों को करते हुए मैं ये वीडियो समाप्त करना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।